नमस्ते बच्चों, आज हम संधि प्रकरण को समझेंगे। संधि किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है। तो संधि की परिभाषा को जानते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के पारस्परिक मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यहाँ पे बताया गया कि दो या दो से जो अधिक वर्ण होते हैं उनको जब हम आपस में मिलाते हैं और मिलाने के बाद उनमें जो परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। संधि का अर्थ है मेल। संधि में पारस्परिक मेल निहित होता है, मतलब आपस में मिलना। पारस्परिक का मतलब होता है आपस में मिलना निश्चित होता है। निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए। विश्राम, धन आलय, तो हो गया विश्राम आलय। ऐसे ही सत धन जन सज्जन, तू धन गुण दुर्गुण, सुर धन ईश सुरेश, सूर्य धन उदय सूर्योदय, मना धन रथ मनोरथ। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में पहले शब्द के अंतिम वर्ण का दूसरे वर्ण के प्रथम वर्ण से मेल हुआ है। मेल की इस प्रक्रिया को नवीन शब्दों की रचना हुई है। तो यहाँ पे देखिए, विश्राम में जो माँ है उस माँ में छोटा आ छुपा हुआ है और आलय में क्या है? बड़ा आ। तो छोटा आ मिलकर बड़ा आ मिलकर दोनों ही क्या बन गए? बड़ा आ। तो इन दोनों में क्या हो गई? संधि हो गई। ऐसे सुर में रा में आ है और ई है, तो आ और ई का मेल हुआ तो ए बन गया, यहाँ पे गुण संधि हो गई। ऐसे ही सत धन जन, तो यहाँ ता व्यंजन है और जा व्यंजन है, तो इन दोनों का जब परस्पर मेल हुआ तो यहाँ पर क्या है? व्यंजन संधि हो गई, सज्जन। सूर्य धन उदय में, अब यहाँ पर या में आ है, ऊ उदय में ऊ, तो आ और ऊ मिले तो क्या बन गया? ओ। तो यहाँ पर भी संधि हो गई। इस मेल के कारण इन ध्वनियों में जो परिवर्तन घटित हुआ है वही संधि है। अब आते संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद किसे कहते हैं? तो संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को यदि फिर से अलग अलग कर दें तो उसे संधि विच्छेद कहा जाता है। जैसे हमने विश्राम आलय शब्द लिया, अब हम इसको अलग कर देंगे, विश्राम धन आलय कर देंगे, तो विश्राम और आलय ये क्या हो गए? अलग अलग हो गए, तो ये हो गया संधि विच्छेद। ऐसे उदाहरण के लिए विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्याधन आलय। अब है संधि का महत्व। तो संधि करने और संधि विच्छेद की क्रिया का ज्ञान होने पर बड़े व जटिल शब्दों के अर्थ समझने में सहायता मिलती है, इसलिए हमें संधि का महत्व समझना चाहिए। अब आते हैं संधि के भेद। तो संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब यहाँ पर स्वर संधि किसे कहते हैं? तो जब मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में स्वर होता है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर होता है, तब वहाँ पर स्वर संधि होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर विश्राम धन आलय, तो विश्राम में आ था और आलय में आ था, तो यहाँ का पहले शब्द का लास्ट वाला और लास्ट वाले शब्द का पहला वाला वर्ण, इन दोनों में क्या हो जाती है? संधि हो जाती। कब हो जाती है? जब दोनों में स्वर हों, वो भी समान स्वर होने पर संधि होती है, जैसे स्वर संधि कह सकते हैं। फिर अब व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब परस्पर मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई स्वर या व्यंजन हो तो उनके बीच होने वाले मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। कैसे? यहाँ पे समझिए, जैसे हमने लिया था सज्जन। अब सज्जन में क्या था? सत, सत में ता व्यंजन था और जन में जा व्यंजन। तो यहाँ पर ता और जा, इन दोनों में जब संधि हुई तो वो कौन सी संधि कहलाई? व्यंजन संधि, क्योंकि दोनों ही जगह क्या है? व्यंजन है। और कई बार क्या होता है कि आगे स्वर होता है और बाद में व्यंजन होता, तो भी क्या हो जाती है? व्यंजन संधि हो जाती है। अब आते हैं विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो परस्पर मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर या व्यंजन होने वाले मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ पर ही बता रहे हैं कि मान लो पहले विसर्ग है शब्द में और लास्ट वाले में व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है, तो जब दोनों मिलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? विसर्ग संधि होता है। कैसे? उदाहरण के लिए देखिए, जैसे हमने लिया दूधन गुण।
अब दू विसर्ग है और गुण में गा क्या है, व्यंजन है, तो यहाँ पर शब्द बन गया दुर्गुण, तो ये संधि हो गई विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के उपभेद, यहाँ पर स्वर संधि के भी क्या है, भेद किए गए हैं, जिनको हम उपभेद के नाम से जानते हैं, क्योंकि स्वर संधि पहले ही हमने परिभाषा पढ़ ली, अब उसके भेदों को पढ़ेंगे। तो स्वर संधि के निम्नलिखित 5 उपभेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, और कई जगह पूर्व रूप संधि भी होती है। तो यहाँ पे 5 दिए हैं, तो हम 5 को ही जान रहे हैं। अब सबसे पहले दीर्घ संधि किसे कहते हैं? तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। एक ही जाति के स्वरों के निकट आने पर उनके मेल से उसी जाति का दीर्घ स्वर बन जाता है। इस मेल को दीर्घ संधि स्वर संधि कहते हैं। कैसे, इसको मैं समझाती हूँ कि मान लो एक समान स्वर आते हैं जब, और उन समान स्वरों में संधि होती है तो उसका क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे हमने आ और आ लिया था तो बड़ा बन गया था। जैसे विद्या धन आलय लिया तो विद्या में आ है और आलय में आ है, तो दोनों ही आ मिलकर क्या बन गए, बड़े आ बन गए। तो ये हो गए दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि दीर्घ हो गया। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले में हम इसके और उदाहरणों को जो समझेंगे, जैसे आ धन आ तो हो गया बड़ा। जैसे धर्म धन अर्थ, तो धर्म में आ है और अर्थ में आ है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा आ हो गया, तो हो गया धर्मार्थ। ऐसे ही छोटा और बड़ा आ मिलकर हो जाएगा बड़ा आ। जैसे परम धन आत्मा, तो परम में छोटा आ है, आत्मा में बड़ा आ है, और दोनों मिलेंगे तो बन जाएंगे परम आत्मा। ऐसे ही बड़ा आ और छोटा आ तो बन जाएगा बड़ा आ। जैसे विद्या धन अध्ययन, तो विद्या में बड़ा आ है और अध्ययन में छोटा आ है, तो दोनों जब मिलेंगी तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। ये तो हमने देखे आ के उदाहरण। अब हम चलते हैं इसी प्रकार ई के उदाहरण देखते हैं। तो छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। क्योंकि इसका नाम ही दीर्घ है तो इसमें हर स्थिति में क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो रवि धन इंद्र, तो रवि में छोटी ई है और इंद्र में छोटी ई है। जब इन दोनों का हम संधि करेंगे तो बड़ी ई बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा, रविंद्र। ऐसे ही छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। तो हमने लिया गिरी धन ईश, तो गिरी में छोटी ई है और ईशा में बड़ी है, और जब हम संधि करेंगे तो बड़ी हो जाएगा, तो हो जाएगा गिरीश। अब है बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। जैसे नारी धन इच्छा, तो नारी में बड़ी ई है और इच्छा में छोटी ई है, जब हम इसकी संधि करेंगे तो बड़ी ई हो जाएगी, तो नारीक्षा। अब है बड़ी ई प्लस बड़ी ई, तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई। तो यहाँ पे नदी धन ईश, तो नदी में बड़ी ई है और ईश में बड़ी ई है, तो दोनों में ही मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, बड़ी ई, तो हो जाएगा नदीश। ये तो हमने आ और ई के उदाहरण देख लिए। ऐसे ही ऊ का भी उदाहरण होता है। जैसे छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर हो जाएगा बड़ा ऊ। तो हमने लिया भानु धन उदय, तो भानु में छोटा ऊ है और उदय में छोटा ऊ है, तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ, तो हो जाएगा भानुदय। अब आते हैं गुण संधि। तो अब गुण संधि किसे कहते हैं? तो यहाँ पे बताया कि यदि आ या बड़े आ के बाद ई या बड़ी ई हो तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। यदि ऊ या बड़ा ऊ हो तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। यदि री हो तो अर हो जाता है। इसे ही हम गुण स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे आ धन ई बराबर हो जाएगा ए। हमने लिया देव धन इंद्र, तो देव में आ है छोटा और इंद्र में ई है छोटी। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, देवेंद्र। ऐसी आ धन बड़ी ई, तो भी क्या होगा, ए होगा। तो नर में छोटा आ है और ईश में बड़ी ई है, तो क्या हो जाएगा, नरेश। ऐसे ही बड़ा आ और छोटी ई, तब भी क्या होगा, ए होगा। जैसे राजा में बड़ा आ है और इंद्र में छोटी ई है, जब हम यहाँ पर संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजेंद्र। ऐसे ही बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर भी क्या बनेगा, ए बनेगा। जैसे महाधन ईश्वर, तो महा में आ है और ईश्वर में ई है,
और जब इसकी संधि होगी तो क्या हो जाएगा महेश्वर। अब हम देखते हैं ऊ का, तो आ धन ऊ बराबर ओ। जैसे लोक धन उक्ति, तो लोक में आ है और उक्ति में ऊ है, तो क्या हो जाएगा ओ, तो लोकोक्ति। ऐसे ही आ धन ऊ बराबर हो जाएगा ओ, तो गंगा में क्या है बड़ा है और उर्मी में क्या है बड़ा ऊ है, तो क्या हो जाएगा गंगोर्मी। ऐसे ही बड़ा आ धन छोटा ऊ बराबर ओ। जैसे महाधन उदय तो महोदय। ऐसे ही आ धन बड़ा ऊ बराबर ओ, तो हो जाएगा नव में छोटा आ और ऊड़ा में बड़ा ऊ, तो हो जाएगा नवोड़ा। अब यहाँ पे हम री का आज कैसे होता है इसको देखते हैं। तो आ के बाद जब री आती है तो क्या हो जाता है अर हो जाता है। जैसे देव में आ है और ऋषि में री है, तो हो जाएगा देवर्षि। ऐसे ही बड़ा आ धन री है तो भी अर होगा। जैसे महा में बड़ा आ है और ऋषि में री है, तो हो जाएगा महर्षि। अब आते हैं वृद्धि संधि पर। अब वृद्धि संधि किसे कहते हैं, तो जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों के स्थान पर ऐ, और यदि ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। इस मेल को वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, वृद्धि मतलब जहाँ पर कोई चीज़ दुगनी हो जाती है, तो दुगनी चीज़ को हम क्या कहते हैं कि इसको वृद्धि हो गई, मतलब दुगना लाभ हो गया। तो यहाँ पर इसी कारण से इसका नाम पड़ गया वृद्धि संधि। जैसे हम देखेंगे कि ए मिलेगा तो भी आई होगा, आ और ए मिलेगा, और आ और आई मिलेगा तो भी आई होगा। ऐसे ही आ और ओ मिलेगा तो भी औ होगा, और आ और औ मिलेगा तो भी औ होगा। तो यहाँ पर हर स्थिति में क्या है वृद्धि हो रही, मतलब दो दो मात्राएं हो रही हैं, एक मात्रा की जगह दो मात्रा हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गई वृद्धि हो गई। इस कारण से इसका नाम पड़ गया वृद्धि संधि। उदाहरण के लिए समझिए, आ धन ए बराबर आई। जैसे एक धन एक, यहाँ पर का में आ है और एक में ए है, जब हम इसकी संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा एकैक। ऐसे ही आ धन आई बराबर आई। जैसे मत धन एव, एक तो ता में आ है और एक में आई है, तो हो जाएगा मत्येक। ऐसे ही आ धन ए बराबर भी क्या होगा आई। जैसे तथा में बड़ा आ है और यहाँ पर एव, तो यहाँ पे हो जाएगा तथेव। ऐसे हम ऊ का उदाहरण लेते हैं। आ धन ओ बराबर औ, तो परम में क्या है आ है और ओज में ओ है, तो यहाँ पे हो जाएगा परम ओज। ऐसे ही आ धन ओ बराबर औ, तो महा में आ है और ओज में ओ है, तो क्या हो जाएगा महोज। ऐसे ही आ धन औ बराबर औ, तो महा में आ है, औषधि में औ है, तो क्या हो जाएगा महोषधि। अब आते हैं यण संधि पर। अब यण संधि किसे कहते हैं, तो ई या बड़ी ई के बाद इससे भिन्न कोई स्वर हो, भिन्न मतलब अलग कोई स्वर हो, तो ई या ई का या हो जाता है, मतलब छोटी ई हो या बड़ी ई हो और असमान स्वर आता है तो उसका क्या हो जाता है या हो जाता है। किसमें, यण संधि में। ऊ या ऊ के पश्चात इसमें भिन्न कोई स्वर हो तो ऊ या ऊ का वा हो जाता है, और रू के बाद कोई अन्य स्वर हो तो री का रा हो जाता है। इस मेल को यण संधि कहते हैं। यदि आपको इतना बड़ा याद नहीं रहता है तो आप छोटा सा भी याद कर सकते हैं कि यण संधि में क्या होता है, ई को या, ऊ को वा और री को रा हो जाता है। इतना सा भी याद रखेंगे तो आपको ये यण संधि अच्छे से याद रहेगी। उदाहरण के लिए देखते हैं, ई धन आ तो या। जैसे यदि धन अपि, तो यदि में ई है और अपि में आ है, तो ई का या हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यद्यपि। ऐसे ही परि धन आवरण, परि में ई है, आवरण में बड़ा आ है, तो क्या बन जाएगा या, तो बन जाएगा पर्यावरण। अब अगला देखते हैं हम। अगले में है
ई धन आ बराबर या। जैसे नदी धन अर्पण, तो नदी में ई है और अर्पण में आ है, तो क्या हो जाएगा नद्यर्पण। ऐसी बड़ी ई प्लस बड़ा आ, तो भी क्या हो जाएगा या। देवी धन आलय, तो ई में आ मिला तो ई का क्या हो जाएगा या, तो हो जाएगा देव्यालय। ऐसे ही हम देखते हैं ऊ का वा, तो ऊ धन आ बराबर वाह। जैसे सु धन अल्प, अब यहाँ पे सु में ऊ है तो ऊ का क्या बन जाएगा वाह बन जाएगा, और आ इसमें मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा स्वल्प। ऐसे ही ऊ प्लस आ बराबर वाह। जैसे सु धन आगत, तो सु का ऊ है, ऊ का हो जाएगा वाह और आ इसमें मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा स्वागत। अब री का हम उदाहरण देखते हैं। री के बाद कोई अन्य स्वर हो तो री का रा हो जाता है। जैसे मातृ में क्या है री है और आनंद में आ है, तो यहाँ पर रा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मात्रा नंद। अब आते हैं अयादि संधि। अब अयादि संधि किसे कहते हैं, तो यदि ए ऐ ओ औ के आगे कोई विजातीय, विजातीय का मतलब होता असमान, भिन्न का मतलब भी अलग होता है, स्वर आ जाए तो ए का ऐ, ऐ का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है। इसे अयादि संधि के नाम से जाना जाता है। जैसे स्पष्ट हो रहा है अय आदि, मतलब आय आय आव आव आदि, आदि जहाँ पर होते हैं वहाँ पर अयादि संधि होती है। उदाहरण के लिए ए का आय, जैसे ने धन अन, तो यहाँ पर ए है तो ए का आय हो जाएगा तो बन जाएगा नयन। आई का आय तो गई धन अन तो हो जाएगा गायन। ओ का अव तो हो जाएगा हो धन वन तो हवन। औ का आव तो नौ धन एक तो हो जाएगा नाविक। अब आते हैं हम व्यंजन संधि पर। तो व्यंजन संधि के नियम निम्नलिखित हैं। सबसे पहले नियम हम देखेंगे इसका, पहले वर्गीय वर्ण का तीसरे वर्गीय वर्ण में परिवर्तन। यहाँ पर क्या है व्यंजन है क ख ग घ यहाँ च छ छ छ यहाँ ट ठ ट ण। अब यहाँ पे जो 5 वर्ण होते हैं, इन 5 वर्णों में क्या है नियम होता, पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब यहाँ पे क्या बोला पहला वर्ग, तो पहले वर्गीय वर्ण का तीसरे वर्गीय वर्ण में परिवर्तन अर्थात बदलाव हो जाता है। तो किसी वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क, चा, टा, ता, पा का मेल किसी स्वर या रा, ला, बा में से किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण, अब यहाँ का तीसरा वर्ण क्या हो गया, का तीसरा वर्ण गा, चा का जा, टा का डा, ता का दा और पा का बा में बदल जाता है। जैसे दिक धन दर्शन, अब का क्या है पहला वर्ण है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है दा, अब यहाँ पे क्या है मेल करेंगे तो जो का है तो का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा गा, तो क्या हो जाएगा दिग्दर्शन। ऐसे दिक धन गज, अब यहाँ पे का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा गा, तो हो जाएगा दिग्गज। तत् धन भव, तो इसका ता का तीसरा वर्ण होगा द, तो हो जाएगा तद्भव। ऐसे जगत धन ईस, अब यहाँ ता का तीसरा वर्ण होगा तो क्या होगा गा, सॉरी दा, तो हो जाएगा जगदीश। ऐसे सत धन आचार तो सदाचार, तो ता का दा हो जाएगा तो सदाचार। सट धन आनंद, तो इसका टा का तीसरा वर्ण होगा ड, तो हो जाएगा सणानन। अब अगला नियम देखते हैं कि पहले वर्गीय वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, मतलब पहला जो वर्ग है वह किस में बदल जाएगा पांचवें वर्ग में बदल जाएगा। अब जैसे का पांचवा वर्ण क्या होगा यहाँ चा का ना, ऐसे आपके बदलते जाएंगे। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का, चा, टा, ता, पा का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। अब जैसे का धन मा, अब इसका पंचम वर्ण बन जाएगा तो इं, चा धन ना, तो इं, टा धन मा ण, ता धन ना न, पा धन मा। अब इसके उदाहरण को देखिए, जैसे वाक धनमय तो हो गया बांगमय, जगत धन नाथ हो गया जगन्नाथ, सठ धन मास तो षणमास,
उत धन मत तो उन्मत्त, चित धन मय तो चिन्मय, अप धन मय तो अममय। तो यहाँ पे क्या है, पंचम वर्ण में पहला वर्ण बदल गया। अब है ता के संबंध में विशेष नियम। ता के बाद कोई स्वर या ग, घ, द, ध, बा, भा, मा, रा या वा वर्ण हो तो ता का दा हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, तत् धन अनुसार तो क्या हो जाएगा, तद अनुसार। ऐसी सत धन धर्म तो हो जाएगा सद धर्म। तत् धन भाव तो तद भाव। उत धन घाटन तो उद्घाटन। सत धन आनंद तो सदानंद। यदि ता के बाद चा या छा हो तो, ता है उसके बाद यदि चा या छा आ जाता है तो चा तथा जा या झा हो तो जा में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार ता से परे ट, ड या ढा होने पर डा और ला होने पर ला हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, उत धन चारण तो क्या होगा, उच्चारण। तो अब किस में बदल गया, ये चा में। सत धन जन तो किस में बदल गया, जा में, तो हो गया सज्जन। उत धन डयन तो क्या हो गया, उड्डयन। आगे देखते हैं। ऐसे ही ता के बाद सा हो तो ता के स्थान पर चा और सा का छा हो जाता है। यदि मान लो ता है, ता के बाद यदि सा आ जाता है तो क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। ऐसे ही ता दिया हुआ है, उसके बाद सा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, उत्धन श्वास। अब यहाँ पर क्या शाह है, तो शाह आने के कारण ये किस में बदल जाएगा, चा में, तो क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। ऐसे ही उत्धन सृष्ट तो हो जाएगा उच्छिष्ट। अब ता के बाद यदि हा हो तो ता का दा और हा का धा हो जाता है। जैसे उत्धन हार। अब देखिए यहाँ पर ता किस में बदल गया, दा में, और हा किस में बदल गया, धा में, तो क्या हो गया, उद्धार। ऐसी उत्धन हरण तो उद्धरण। अब छा के संबंध में विशेष नियम, जो छा छतरी वाला है उसके संबंध में विशेष नियम दिया हुआ है। किसी स्वर के बाद यदि छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले चा वर्ण जोड़ दिया जाता है। जैसे आधन छाधन। अब यहाँ पे छा है, इस कारण से हम अपने मन से यहाँ पे नियम अनुसार क्या जोड़ देंगे, चा, तो हो जाएगा आच्छादन। ऐसी विधन छेद तो हम फिर चा जोड़ देंगे तो हो जाएगा विच्छेद। अब माँ के संबंध में विशेष नियम है यहाँ पर। यदि माँ के बाद का से भा तक कोई व्यंजन हो तो माँ उसी वर्ग के अंतिम वर्ण अर्थात ड या न न म अथवा अनुस्वार में बदल जाता। अनुस्वार यहाँ पर बिंदी से है। जैसे अहम धनकार। अब का से लेके भा तक के पूरे वर्ण लिए तो यहाँ पे क्या आ गया, का आ गया, और यहाँ पे क्या है, माँ है, तो इसमें बदल जाएगा इसी वर्ण के पंचम में, तो हो जाएगा अहंकार। और अहंकार को हम दूसरे रूप में अनुस्वार अर्थात बिंदी लगाकर भी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं अहंकार। ऐसी परम धन तू तो हो जाएगा परंतु। ऐसी समधन गति तो संगति। संधन ध्यान तो देहात तो हो जाएगा संध्या। अब माँ से पूर्व माँ का द्वित्व हो जाता है। जैसे समधन मान है तो माँ डबल हो जाएगा तो हो जाएगा सम्मान। ऐसी समधन मुख है तो सम्मुख। यदि माँ के बाद कोई अंतस्थ व्यंजन है या रा ला वा अथवा ऊष्म व्यंजन है शा शा सा हा वर्ण हो तो माँ का अनुस्वार होता है। जैसे समधन सार तो हो जाएगा संसार। समधन योग तो हो जाएगा संयोग। समधन सय हो जाएगा संशय। अपवाद परंतु सम धनराट सम्राट में अनुस्वार नहीं होता, इसका ऐसा का ऐसा ही लिखा जाता है। अब छठवां नियम है कि यदि रा री और शा के बाद ना हो परंतु इनके मध्य कोई स्वर या पवर्ग का कोई वर्ण पा फा बा भा मा अनुस्वार या वा हा में से कोई वर्ण हो तो ना का ना हो जाता है। जैसे री के बाद ना आ गया तो ना का क्या होगा, ना हो गया तो हो गया ऋण। ऐसी तर धन ना तो हो गया तरण। ऐसी भूस धन अन तो हो गया भूषण। परिधन गमन तो परिगमन। ऐसी परिधन मान तो परिमाण। रामधन अयन तो हो जाएगा रामायण।
परंतु चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, शा वर्ग और सा आने पर ना करना नहीं होता है। जैसे दुर्धन जन, तो यहाँ दुर्जन नहीं होगा, दुर्जन ही रहेगा। निर्वर्त धनमान होगा तो यहाँ पे णा नहीं होगा, जबकि क्या हो जाएगा, निवर्तमान। यदि सा से पहले आ या बड़ा आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो सा का शा हो जाता है। जैसे विधन सम, तो क्या है, ये हो जाएगा विषम। निधन सिद्ध तो हो जाएगा निषिद्ध। अभिधन शेख तो हो जाएगा अभिषेक। सुधन सुप्ति तो हो जाएगा सुषुप्ति। इस नियम के अपवाद अनुधन शरण तो अनुसरण, मतलब कुछ ऐसे रहते कि हर नहीं बदलते, कुछ शब्द ज्यों के त्यों रह जाते, जिसको हम अपवाद कहते हैं कि अपवाद स्वरूप हर किसी में ज्यों का त्यों नियम नहीं लगता। अब आते हैं हम विसर्ग संधि पर। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो विसर्ग संधि के नियम निम्नलिखित हैं। विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तथा विसर्ग के बाद चा या छा होने पर सा हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि मान लो टा या ठा होने पर शा हो जाता है तथा ता था होने पर सा हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, नी धन चल तो हो जाएगा निश्चल। अब यहाँ पे नी का क्या हो गया, शा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर चा था। ऐसे ही नी धन ठुर, अब यहाँ पे ठा है तो भी क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। कौन सा सा हो जाएगा? मूर्धन्य शा, तो हो जाएगा निष्ठुर। ऐसे ही छा है तो नी धन छल है तो हो जाएगा सा, तो हो जाएगा निश्चल। ऐसे ही मना धन ताप है तो हो जाएगा मनस्ताप। अब अगला देखते हैं इसका अगला नियम। विसर्ग के बाद यदि शा शा सा हो तो विसर्ग का क्रमशः शा शा या सा हो जाता है। जैसे निधन संदेह तो हो जाएगा निस्संदेह। दुधन शासन तो दुशासन। विसर्ग से पहले यदि आ हो और बाद में आ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा या, रा, ला, वा, हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे यहाँ पे दिया है वयाधन वृद्ध, तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वा दिया हुआ है, तो यहाँ पे विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ऐसी मना धन हर, तो यहाँ पे हा दिया हुआ है तो विसर्ग का ओ हो जाएगा, तो मनोहर। अधः धन गति, अब गा दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, अधोगति। चौथा नियम है, विसर्ग से पहले आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या, वा, रा, ला, वा, हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर निधन अर्थक, तो क्या हो जाएगा, निरर्थक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ गया है। निधन आशा, तो यहाँ पे बड़ा आ गया तो क्या हो जाएगा, रा में बदल जाएगा तो हो जाएगा निराशा। निधन मल, तो क्या हो जाएगा, निर्मल, क्योंकि माँ आ गया है। ऐसी निधन उत्तर तो हो जाएगा निरुत्तर। ऐसी आशी धन्यवाद आशीर्वाद। विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तथा विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, मतलब वहाँ से हट जाता है। उसके पहले का स्वर ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निधन रस, तो अब यहाँ पे विसर्ग हट जाएगा परंतु ई की जो मात्रा है वो कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, नीरस। निधन रोग, तो विसर्ग हट जाएगा, मात्रा कैसी हो जाएगी, बड़ी, तो हो जाएगा निरोग। यदि विसर्ग से पहले आ हो तो विसर्ग के बाद का या पा हो तो विसर्ग का लोप नहीं होता है। जैसे प्रातः धन काल, यहाँ पे का है तो यहाँ पे क्या है, विसर्ग का लोप नहीं होगा, तो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा प्रातः काल। ऐसी अंतःधन करण, यहाँ पे का है, इस कारण ये ज्यों का त्यों अंतःकरण लिखा जाएगा, यहाँ पे विसर्ग का लोप नहीं होगा। अब आते हैं हम अभ्यास कार्य पर। सबसे पहला प्रश्न है, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो हमें क्या करना है, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सदा धन एव में संधि से सदैव शब्द बना है, तो ये कौन सी संधि से बना है, तो वृद्धि संधि, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं दो मात्राएं दिखाई दे रही हैं।
सुधन आगत में संधि में स्वागत बनेगा, तो ये कौन सी संधि से बनेगा? हमने पढ़ा था ऊ का वा हो जाता है, तो ऊ का वा कौन सी संधि में होता है? यण में। सुर धन ईस में संधि में सुरे शब्द बना है, तो कौन सी संधि से? गुण संधि से। रवि धन इंद्र में संधि में रविंद्र शब्द बना है, तो दीर्घ संधि से। यदि धन अपि में संधि से यद्यपि बना है, तो ये यण संधि में बना है। अब आते हैं सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत लगाइए। तो सम्मान, सम धनमान अयादि संधि है, तो यहाँ पे अयादि संधि नहीं, ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, इसलिए आ जाएगा गलत। निराशा, निधन आशा में व्यंजन संधि है, तो यहाँ पर भी गलत है, क्योंकि निधन आशा में व्यंजन संधि नहीं है बल्कि विसर्ग संधि है। आगे देखते हैं। अगला है निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो ये सही है कि जब आपस में वर्ण मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जब उसमें विकार होता है, परिवर्तन होता है, संधि। तो ये सही है। अब है स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, तो हमने पढ़ी थी कि स्वर संधि कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, तो ये भी सही है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा संधि विच्छेद सही है? सही विकल्प के सामने सही लगाइए। तो हमें क्या है? सही संधि विच्छेद पर टिक लगाना है। गणेश में संधि विच्छेद होगा गण धन ईस। उज्ज्वल में उत धन ज्वल। अति आवश्यक में अति धन आवश्यक। धर्मात्मा में धर्म धन आत्मा। सद्भावना में सत धन भावना। अब आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों की ओर। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है संधि तथा संधि विच्छेद से क्या अभिप्राय है? सावधारण समझाइए। अब यहाँ पे संधि की परिभाषा देंगे और संधि विच्छेद की परिभाषा देंगे। जैसे दो स्वरों की मेल को संधि कहते हैं, और संधि युक्त शब्द को जब हम अलग करते हैं तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। तो संधि का उदाहरण हो जाएगा विद्याधनालय विद्यालय, और संधि विच्छेद का उदाहरण हो जाएगा विद्यालय का ही हम उल्टा कर देंगे तो विद्याधन आलय, ये हो जाएगा आपका संधि विच्छेद। स्वर तथा व्यंजन संधि से क्या अभिप्राय है? तो दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं, जबकि स्वर और व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब स्वर का स्वर से मेल हो सकता है और स्वर व्यंजन का स्वर से मेल हो सकता है। तो दोनों ही स्थिति में क्या है? व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है तो भी व्यंजन संधि है, और व्यंजन का स्वर से मेल होता है तो भी व्यंजन संधि कहलाती है। अब दीर्घ व गुण संधि को सावधारण स्पष्ट कीजिए। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं? तो दो समान स्वर होने पर उसका दीर्घ हो जाता है, अर्थात बड़ा हो जाता है, तो वो दीर्घ संधि कहलाती है। और गुण संधि तो आ के बाद यदि ई है तो ए, और आ के बाद यदि ऊ है तो ओ हो जाता है, तो वहाँ पर क्या है? गुण स्वर संधि होती है। वृद्धि यण व आदि संधि को सावधारण समझाइए। यहाँ पे उदाहरण दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा विद्यालय, गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा सुरेश। अब वृद्धि संधि जहाँ पर क्या है? वृद्धि हो जाती, मतलब एक मात्रा की दो मात्रा हो जाती। जैसे आधन ए तो भी आई और आधन आई बराबर भी आई, ऐसे ही आधन ओ बराबर भी औ और आधन औ बराबर भी औ, तो वहाँ पर क्या होती? वृद्धि संधि। जैसे परमधन औषधि तो परमौषधि। सदाधन एव सदैव। यण संधि में ई का या, ऊ का वा, री का रा होता है, तो वहाँ पे क्या होती? यण संधि होती है। कब? जब आ हो। जैसे हमने लिया यदि धन अपि, तो हो जाएगा यद्यपि। आयादि संधि तो ए को आए, आई को आए, ओ को आव, औ को आव जहाँ पर होता है वहाँ पर क्या होती है? आयादि संधि होती है। जैसे हमने लिया था ने धन अन, तो हो गया नयन। व्यंजन संधि के किन्हीं 4 नियमों को सावधारण स्पष्ट कीजिए। तो 4 नियम आप ले सकते हैं कि पहला हम ले सकते हैं पहला तीसरे में बदल जाता है, फिर हम ले सकते हैं कि पहला पंचम वर्ण में बदल जाता है। तो इस प्रकार से आप 4 नियम ले सकते हैं। अब विसर्ग संधि के किन्हीं 4 नियमों का सावधारण उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे विसर्ग संधि की भी हम उदाहरण ले सकते हैं। कहीं पर क्या है? विसर्ग का लोप हो जाता है, तो कहीं पे क्या है?
छा होने पर विसर्ग का सा हो जाता है, कहीं पर चा हो जाता है। तो ये सब नियम यहाँ पर आ जाएंगे जो कि हम आगे पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से संधि कीजिए या निम्नलिखित में संधि कीजिए। तो संधि का मतलब होता है मिलान करना। तो हम सूर्य धनोदय में संधि करेंगे तो हो जाएगा सूर्योदय, शिक्षा धनालय शिक्षालय, रेखा धन अंकित रेखांकित, निधन कपट निष्कपट, परम धन ओज तो परमोज, स्वधन इच्छा तो शिक्षा। निम्नलिखित में संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद का मतलब अलग करना। जैसे गंगा धन उदक तो हो जाएगा गंगोदक, न्यून का निधन अन तो हो जाएगा न्यू, निधन उन तो हो जाएगा न्यून, क्योंकि ई का या हो जाएगा तो बन जाएगा न्यून। पवित्र पोधन इत्र तो हो जाएगा पवित्र, ओ का अब। देवेंद्र देवधन इंद्र तो ए हो जाएगा। अत्यधिक अतिधन अधिक तो अत्यधिक, चयन चेधन अन तो चयन। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।